इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 7 जो कि है सेकेंडरी रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस फॉर्म। रेजिस्टेंस फॉर्म और रिटेंशन फॉर्म क्या होती है ये भी हम डिटेल में ऊपर देख चुके हैं। तो कुछ फिलिंग्स कहती हैं अगर कोई लार्ज केरियस लेजन्स हैं तो उनके लिए हमें एडिशनल रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म देनी पड़ जाती है। फर्दर कहते हैं कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं स्पेशली अमेलगम की अगर आप रेस्टोरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने अमेलगम में देखा था कि प्राइमरी आपकी रेजिस्टेंस फॉर्म किस तरीके से आती थी कि आपकी जो वॉल्स होती थी वो कन्वर्जेंट होती थी, ठीक है। लेकिन कहते हैं जो आपकी प्रॉक्सिमल वॉल्स होती हैं, जो प्रॉक्सिमल बॉक्स आपका बन रहा होता है आपकी क्लास 2 के अंदर, वहाँ पे जो आपकी जिंजाइवल वॉल्स और फेशियल और लिंगुअल वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी डाइवर्ज्ड होती हैं प्रॉक्सिमली, ठीक है। यानी कि प्रॉक्सिमली अगर हम बात करें तो वो आपकी वॉल्स कन्वर्जन के बजाय किस तरीके से होती हैं, थोड़ी सी डाइवर्ज्ड होती हैं। तो जब भी डाइवर्जिंग वॉल्स होंगी तब हमें सेकेंडरी रिटेंशन फीचर देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कहते हैं जब आपकी वॉल्स अगर कन्वर्ज हो रही हो तो अब आपको कोई एडिशनल सेकेंडरी रिटेंशन फीचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब किस तरीके से हम सेकेंडरी रिटेंशन दे सकते हैं, कहते हैं सेकेंडरी रिटेंशन और रेजिस्टेंस फॉर्म जो है वो एक ही तरीके से दी जाती है। मतलब जो आप फीचर्स ऐड कर रहे हैं फॉर रिटेंशन वो आपकी रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है प्लस आपकी रिटेंशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं सेकेंडरी रिटेंशन और रेजिस्टेंस फॉर्म क्रिएट करने के। एक होता है मैकेनिकल प्रेपरेशन फीचर्स जो कि आप अपनी कैविटी जो आपने प्रिपेयर किया है, प्रेपरेशन किया टूथ की, उसके अंदर ही कुछ मैकेनिकल एडिशंस कर लेंगे। वो किस तरीके से करेंगे अभी उसके अलावा आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन वॉल्स की विद एचेंट एंड प्राइमर, यानी कि अपनी जो आप कैविटी प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर जब आप एचेंट डालेंगे तो आपकी पोरस बन जाता है आपका जो इनामल होता है और डेंटिन होता है, और देन जब प्राइमर डालेंगे तो वो एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा आपकी डेंटिन और इनामल के साथ, ठीक है। तो फर्दर आपकी रिटेंशन जो है वो क्रिएट हो जाती है और रेजिस्टेंस फॉर्म भी डेवलप हो जाती है। अब मैकेनिकल फीचर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। कुछ 5 मैकेनिकल फीचर्स हैं जो कि हम डेवलप करवा सकते हैं फॉर एडिशनल रिटेंशन। अच्छा, क्या कौन कौन से होते हैं, कहते हैं ग्रूव्स एंड कोव्स डेवलप करवा सकते हैं। वर्टिकली ओरिएंटेड कुछ ग्रूव्स होते हैं जो कि आप अपनी फेशियल एंड लिंगल एस्पेक्ट्स पे दे सकते हैं अपनी प्रॉक्सिमल प्रेपरेशन के, यानी कि जो क्लास 2 प्रेपरेशन होगी या कोई भी आपकी क्लास 3 प्रेपरेशन होगी जो कि जिसके अंदर प्रॉक्सिमल सर्फेस आपके टूथ की इन्वॉल्व हो रही होगी, तो वहाँ पे आप वर्टिकली ओरिएंटेड ग्रूव्स प्लेस करेंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ग्रूव्स आप दे सकते हैं अपनी क्लास 3 एंड 5 की प्रेपरेशन के अंदर। हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड यहाँ पे कहाँ पे देंगे, अपनी जो आपकी जिंजाइवल वॉल्स होगी इसके अंदर, ठीक है। जो जिंजाइवल फ्लोर होगा उसके अंदर आप अपनी हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड एक एडिशनल रिटेंशन ग्रूव्स बना देंगे। ग्रूव सिंपली, उसके अलावा कोव्स क्या होते हैं, कोव्स जो होती हैं वो भी एक स्मॉल इंडेंटेशन होती है। ग्रूव जो होता है वो, ग्रूव्स और कोव में इतना सा फर्क है कि जो ग्रूव होगा वो ज़रा सा इलोंगेटेड होगा, ठीक है, जबकि जो कोव होगी वो स्मॉल होती है, वो इतनी इलोंगेटेड नहीं होती, सही है। और ये जो कोव्स होती हैं ये भी क्लास 3 अमेलगम रेस्टोरेशन में दी जाती हैं इंसाइजली अपनी कैविटी को रिटेन कराने के लिए। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं ये जो रिटेंशन ग्रूव्स थे ये आपकी रेजिस्टेंस फॉर्म को भी इंक्रीज करते हैं और जो आपकी रेस्टोरेशन है उसके फ्रैक्चर को रेजिस्ट करवाते हैं एट द जंक्शन बिटवीन दी प्रॉक्सिमल एंड द एक्लूजल पोर्शन ऑफ द फिलिंग, यानी कि जहाँ पे प्रॉक्सिमली और एक्लूजली आपकी फिलिंग मिल रही होती है उस पॉइंट पे आपका फ्रैक्चर को जो है ये रिटेन करवाते हैं, रेजिस्ट करवाते हैं। सेकेंड मैकेनिकल प्रोसीजर जिससे आप अपनी एडिशनल रिटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो है प्रेपरेशन एक्सटेंशन, यानी कि आप अपनी जो प्रेपरेशन होगी एक्लूजल सरफेस पे उसको मोलर्स में स्पेशली उसको फेशियल एंड लिंगुअल सर्फेस पे एक्सटेंड करेंगे और फेशियल और लिंगुअल ग्रूव्स को भी अपनी कैविटी के अंदर ही इंक्लूड कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको एडिशनल वर्टिकल वॉल्स मिल जाएंगी फॉर रिटेंशन। फर्दर कहते हैं इससे जो रिमेनिंग टूथ रह जाता है उसकी फ्रैक्चर को भी ये फॉर्म जो है रेजिस्ट करती है, क्योंकि जो भी रिमेनिंग टूथ रह गया होगा उसको ये क्या कर लेता है, जब आप प्रिपरेशन एक्सटेंशन करेंगे तो उसकी इन्वेल्पिंग हो जाएगी और जिसकी वजह से जो आपका जो रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर होगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़रा सी री हो जाएगी जब भी वहाँ पे कोई एक कास्ट मेटल रेस्टोरेशन की प्लेसमेंट होगी। थर्ड स्टेप जो आप यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं फॉर कास्ट गोल्ड रेस्टोरेशन वो कर सकते हैं, जो आपके लाइन एंगल्स होते हैं वहाँ पे आप स्कर्ट्स डेवलप करवा सकते हैं। स्कर्ट्स क्या होती हैं, सिंपली जो आपकी लाइन एंगल्स होती हैं उनके अंदर आपका एक वर्टिकल एक तरीके से ग्रूव था, ग्रूव तो हॉरिजॉन्टली क्रिएट हो रहे थे या वर्टिकली क्रिएट हो रहे थे, वो आपकी वॉल्स पे क्रिएट होते थे ग्रूव। स्कर्ट्स जो हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लाइन एंगल्स पे क्रिएट होती हैं जहाँ पे दो आपकी रेस्टोरेशन जहाँ पे दो आपकी वॉल्स आके मिल रही होती हैं, ठीक है। तो इतना सा फर्क है स्कर्ट में और आपके ग्रूव में। अच्छा, उसके अलावा आ जाती है बेवल्ड इनेमल मार्जिन। बेवल्ड इनेमल मार्जिन का हमने पहले भी देखा था। बेवल्ड इनेमल मार्जिन जो है वो मोस्टली कास्ट मेटल रेस्टोरेशन और कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन में दी जा रही होती हैं। इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद सिर्फ ये होता है कास्ट मेटल के अंदर एक तो कहते हैं एक बेटर जंक्शनल रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द टूथ एंड द मेटल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा इनेमल मार्जिन के अंदर एक
एक तो रिटेंशन इंक्रीज होती है, क्योंकि जब आप अपनी इनेमल मार्जिन को बेवल करते हैं तो क्या होता है, उससे ये होता है कि ज़्यादा सरफेस एरिया आपको मिल जाता है फॉर दी ज़्यादा सरफेस एरिया जो है इनेमल का एक्सपोज हो जाता है। जब ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो आप वहाँ पे ज़्यादा बॉन्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जब ज़्यादा बॉन्डिंग अप्लाई हो सकेगी तो ज़्यादा अच्छी रिटेंशन आएगी आपकी फिलिंग मटेरियल की। बेवल होता क्या है, हमने पहले भी देखा था, बेवल मार्जिन तब क्रिएट होता है जब भी आपकी जो, अगर ये एक इनेमल मार्जिन है, ठीक है, उसको जब अगर आप 90 डिग्री का एंगल है नॉर्मली, तो अगर आप इसको यहाँ से अपने वर्क को थोड़ा सा 45 की डिग्री पे रख के कट करेंगे तो आपका जो मार्जिन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये जो मार्जिन बनता है इसको हम बेवल कह रहे होते हैं, जो मोस्टली कास्ट मेटल रेस्टोरेशंस और अमेलगम रेस्टोरेशंस में दिया जाता है, सॉरी कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस में दिया जाता है। लास्ट चीज़ जो की जा सकती है इसके अंदर रिटेंशन को एडिशनली प्रोवाइड करने के लिए, वो हम स्टेप्स, इनेमल पिन्स, अमेलगम पिन्स और स्लॉट्स एंड पिन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स तो सिंपली यही है कि जो भी आपकी वॉल फ्लोर है अगर आपका, उसके अंदर आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आप अपनी वॉल्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, जब इस तरीके से आप अपनी वॉल्स की प्रिपरेशन करेंगे तो ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा, जो कि क्या करता है, इंक्रीज रिटेंशन और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, अपनी अगर ये आपका फ्लोर है आपकी कैविटी का, उसके अंदर आप होल्स क्रिएट कर सकते हैं। बर से ही ऑफ कोर्स होल्स क्रिएट करेंगे। अब इन होल्स से क्या होगा, इन होल्स के अंदर जब आप अपना अमेलगम कंडेंस करवाएंगे तो इन होल्स के अंदर भी अमेलगम चला जाएगा। ठीक है, और जब अमेलगम वो सेट होगा तो उसको हम अमेलगम पिन्स कहेंगे, यानी कि अमेलगम पिन्स जो हैं वो अंदर ही एक तरीके से सेट हो गई थी। सही है। उसके अलावा आप कुछ मेटल पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहले में तो सिर्फ हमने होल्स क्रिएट किए थे ना, अब इन होल्स के अंदर हम कोई मेटल की पिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब ये इन होल्स के अंदर मेटल पिन्स ऐड हो जाएंगी तो उससे क्या होता है, उससे एडिशनल रिटेंशन मिलेगी। जब ऊपर आप कॉम्पोजिट ऐड करेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, जब आप ऊपर अब यहाँ पे कॉम्पोजिट ऐड करेंगे तो ये जो एडिशनल पिन्स आपने ऐड की थी वो उस कॉम्पोजिट को एडहेयर करके रखेगी, एक ज़्यादा एक जगह मिल गई जो कि उस सॉरी कॉम्पोजिट नहीं, जब आप अमेलगम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो अमेलगम को अच्छे से ये जो पिन्स होंगी वो रिटेन करके रखेंगी। तो ये हो गई हमारे पास पिन्स। स्लॉट, यहाँ पे भी यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि जो पिन्स होती हैं वो आपकी साउंड डेंटिन के साथ एंकर कर लेती हैं, और जब उनके ऊपर आप फिलिंग मटेरियल डालते हैं तो ये जो पिन्स होती हैं ये इनकेस्ड हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ दोज रेस्टोरेटिव मटेरियल। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ एडहेसिव्स टू इंक्रीज द रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस। ये हमने वैसे पहले भी देखा हुआ है, इसकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई एचेंट अप्लाई करते हैं, यानी कि एसिड अप्लाई करते हैं अपनी इनेमल वॉल के ऊपर, तो वो डीमिनरलाइज होती है और उसके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर रेजिन बेस्ड एडहेसिव डालते हैं तो वो रेजिन बेस्ड एडहेसिव जो है उन पोर्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है और आपके टूथ के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है, और जब आप ऊपर से फिलिंग मटेरियल डालेंगे तो वो भी आपकी इस रेजिन बेस्ड एडहेसिव के साथ ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये वैसे इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। डीमिनरलाइजेशन कहती है कि आपकी अगर डेंटिन के ऊपर होगी तो वो किसको एक्सपोज कराती है, आपकी डेंटिनल कोलेजन को एक्सपोज कराती है, और जो ये रेजिन बेस्ड एडहेसिव होता है वो फिर उस कोलेजन के साथ जाके बॉन्ड क्रिएट करता है जब डेंटिन के ऊपर आपकी आप एचेंट अप्लाई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप 8, एक्सटर्नल वॉल फिनिशिंग। एक्सटर्नल वॉल फिनिशिंग के अंदर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि अगर आपको कुछ फर्दर डिज़ाइन के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए हैं, जैसे कि आपने अगर अपनी कैविटी की फर्दर स्मूदनिंग करनी है या रफनिंग करनी है तो वो आप इस स्टेप के अंदर करते हैं, या कोई अगर आपने एडिशनल बेवल प्लेस करना है तो वो आप इस स्टेप के अंदर करते हैं। मतलब सिंपली जो भी आपकी एक्सटर्नल वॉल क्रिएट हुई है, अगर उसके अंदर कुछ फर्दर डेवलपमेंट करनी है तो वो आपने अपने फिनिशिंग वाले स्टेप के अंदर करनी है। अच्छा, मेनली वैसे इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, 2 से 3 चीज़ें होती हैं करने वाली। एक तो ये होता है कि आपने अपने केवल सरफेस मार्जिन को प्रॉपरली ऑब्टेन कराना होता है, जौन सी भी आपकी रेस्टोरेशन फिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है वैसा आपने केवल सरफेस मार्जिन बनाना होता है। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि जहाँ पे आपकी एक्लूजन आके अपोजिंग टूथ की एक्लूजन आके बैठेगी, उस पॉइंट पे आपकी टूथ का और आपकी फिलिंग मटेरियल का कांटेक्ट ना हो। क्योंकि कहते हैं अगर आपका मार्जिनल इंटरफेस यानी कि आपके टूथ का और आपकी रेस्टोरेशन का मार्जिन उसी पॉइंट पे आके मिल रहा होगा जहाँ पे आपकी एक्लूजल कांटेक्ट डेवलप होता है, तो वहाँ पे आपकी फिलिंग के दरमियान में एक अर्ली फिटीक और डेवलप हो जाएगी जो कि आपकी मार्जिन को फेल करवा देगी। ठीक है, तो आपने हमेशा अपना ये जो मार्जिनल जंक्शन बनाना है इसको अवे फ्रॉम द एक्लूजल कॉन्टैक्ट डेवलप करवाना है। तीसरी चीज़ जो इस फिनिशिंग के अंदर आपने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि जो भी आपके लाइन एंगल्स हैं वो स्मूथ होने चाहिए या सॉफ्टेंड होने चाहिए। जैसे इन्होंने नीचे दिखाया हुआ है कि आपकी जो भी आपके लाइन एंगल्स हैं ये एक तरीके से स्मूथ होने चाहिए, रफ नहीं होने चाहिए, एब्रप्ट नहीं होने चाहिए। जैसे साथ वाले में दिखा रहे हैं कि अगर कोई कस्प है उसका मार्जिन जो था वो थोड़ा सा रफ था तो उसको उन्होंने स्मूथ कर लिया।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपनी फिनिशिंग के अंदर दोबारा से ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, उसके अलावा डिज़ाइन ऑफ द केबल सरफेस एंगल किस तरीके का होना चाहिए? कहते हैं 90 डिग्री केबल सरफेस एंगल होना चाहिए किसी भी अमेलगम या ग्लास सेरेमिक रेस्टोरेशन के लिए। उसके अलावा बेवलिंग होनी चाहिए आपकी केबल सरफेस मार्जिन की किसी भी कास्ट मेटल रेस्टोरेशन के लिए या आपकी कॉम्पोजिट की रेस्टोरेशन के लिए, स्पेशली इंटीरियर्स में। तो ठीक है, तो ये बेवलिंग कब कब होगी और 90 डिग्री का एंगल कब होगा? बेवलिंग क्या होती है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हुआ एंगल होता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है, कहते हैं कि जो आपकी इनामल वॉल्स होती हैं दे मस्ट बी 90 डिग्री एंगल विद द केबल सरफेस जब आपकी डेंटिनल सपोर्ट नीचे से प्रॉपर है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर देखने की वो ये है, कहते हैं जब आपकी इनामल रॉड्स एपिकली जिंजाइवली आप जब प्रोसीड करते हैं तो आपकी इनामल वॉल्स स्लाइटली एपिकल इंक्लिनेशन ले लेती हैं। तो उस केस के अंदर आपने अपनी इनामल वॉल्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपनी इनामल वॉल्स को ज़रा सा मॉडिफाई करना होता है। किस तरीके से उसको मॉडिफाई करते हैं वो ऊपर दिखाया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे, वैसे इसको मैं अगर क्लोज करके दिखाऊँ, अगर इसको क्लोज हम थोड़ा सा करके देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इनामल रॉड्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो अब ये वाली जो इनामल रॉड्स हैं ये तो कम्प्लीटली आपकी डेंटिन से सपोर्टेड हैं, लेकिन इसके ऊपर वाली ये जो इनामल रॉड्स रह गई हैं ये कम्प्लीटली सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी फुल लेंथ इस तरीके से होनी थी कुछ, अब ये कम्प्लीटली सपोर्टेड नहीं है, तो इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इनको हम इनामल रॉड्स को जो सपोर्टेड नहीं थी इस सब पोर्शन को जब हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे एक तो ये एंगल बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, इसको हम बेवलिंग भी कह रहे हैं, ये ही एक्चुअल में तरीके की बेवलिंग भी होती है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी आपकी अनसपोर्टेड आपकी इनामल रॉड्स थी हम उनको रिमूव कर रहे थे। ठीक है, अच्छा चलो, बस इसके अंदर वैसे मेन बातें बस इतनी ही थी। अच्छा, बेवलिंग के ना नीचे एडवांटेजेस भी आ जाते हैं। एक तो पहले एडवांटेज तो हम पढ़ चुके हैं कि आपके टोटल सरफेस एरिया जो है ये इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपको बॉन्डिंग को ज़्यादा जगह मिल जाती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, कहते हैं कोई अगर माइनर डिफेक्ट्स थे तो वो भी आपकी कैविटी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि कोई अनसपोर्टेड एनामल था तो वो इंक्लूड हो गया आपकी कैविटी के अंदर। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसको ये एस्थेटिक क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है फॉर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, स्पेशली इन इंटीरियर टीथ। क्या होता है कि अगर इंटीरियर टीथ के अंदर बेवल होगा ना तो ग्रेजुअली आपकी कॉम्पोजिट की थिकनेस जो है वो इंक्रीज होती है, यानी कि आपके टूथ का और आपकी कॉम्पोजिट का जो कलर चेंज होता है वो ज़रा ग्रेजुअली चेंज होता है, क्योंकि बेवल जो ज़रा इंक्लाइन मार्जिन होता है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपने कॉम्पोजिट की एडिशन वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे एक जो ग्रेजुअल चेंज आना होता है कलर का वो नहीं आता। तो एस्थेटिकली जो है ना ये एक आपको ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है जब भी आप एक बेवल क्रिएट करते हैं। उसके अलावा बेवलिंग आपने किससे क्रिएट करनी है? एनामल हैचेट्स होते हैं और उसके अलावा मार्जिनल ट्रिमर्स होते हैं। सिंपल हम अपने डायमंड बर्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे ही है। अब हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप विच इज़ दी फाइनल प्रोसीजर्स, जिसके अंदर आपने डिब्राइडमेंट और इंस्पेक्शन करनी है। डिब्राइडमेंट में क्या होता है, सिंपली आपने टूथ प्रिपरेशन जो आपने की होती है उसकी आपने क्लीनिंग करनी होती है एयर और वाटर सिरेंजेस से। कोई भी विजिबल डिब्रिस होगा उसको आप वाटर से रिमूव करेंगे एंड देन एक्सेस मॉइस्चर को आप एयर से रिमूव कर देंगे। ठीक है, लास्ट में आपने अपनी प्रिपरेशन की इंस्पेक्शन करनी होती है, देखना होता है कि कोई शार्प मार्जिन ना रह गया और कोई भी ऐसी चीज़ ना रह गई हो जो कि आपकी जो ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपरेशन डिज़ाइन थे उसको फॉलो ना करती हो, तो आपने उसको रिमूव कर देना है। बस कहते हैं जब आपने ड्राइंग करनी है एयर से तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक्सेसिव डिहाइड्रेट नहीं करना टूथ को, क्योंकि अगर आप एक्सेसिवली डिहाइड्रेट करेंगे टूथ को तो आपका जो ओडोंटोब्लास्ट होता है प्रेजेंट इनसाइड द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स वो डेसिकेट हो सकता है और वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो बस ये हमारा हो गया फाइनल स्टेप। अब यहाँ पे एक ऊपर टेबल दिया हुआ है जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेलगम और कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन के दरमियान में क्या क्या टूथ प्रिपरेशन के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने सब पढ़ लिया हुआ है, एक दफ़ा बस इसको पढ़ के हमारा रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, आउटलाइन फॉर्म किस तरीके की होनी चाहिए? अमेलगम की अगर हम देखें तो कहते हैं सारे डिफेक्ट को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देना चाहिए अगर प्रॉक्सिमली आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी केरीज वगैरह वहाँ पे हैं। तो सेम चीज़ें इसमें भी होती हैं कॉम्पोजिट में। डिफरेंसेस क्या आते हैं उनको हम ज़रा फोकस करेंगे। उसके अलावा कहते हैं एडजेसेंट सस्पिशियस एरियाज को भी इंक्लूड करते हैं अमेलगम में, लेकिन हमें पता है कॉम्पोजिट में ऐसा नहीं करते। कॉम्पोजिट में हम सिंपली या तो पिट एंड फिशर सीलेंट डाल देते हैं या इनेमलोप्लास्टी कर लेते हैं, या वो हमने देखा था कि कंजर्वेटिवली वहाँ पर रेजन बॉन्डिंग डाल देते थे। सस्पिशियस एरियाज को हम इंक्लूड नहीं करते थे फिलिंग में। पल्पल डेप्थ देखें तो हमें पता है पल्पल डेप्थ और एक्सियल डेप्थ अमेलगम में हमें यूनिफॉर्म डेप्थ चाहिए ही चाहिए होती है ताकि अमेलगम जो है वो एक मैक्सिमम थिकनेस में ऐड हो सके। ठीक है, और ऐसी डेप्थ हमें किसी कॉम्पोजिट में ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें कॉम्पोजिट में यूनिफॉर्म
प्रेपरेशन वॉल्स बनानी पड़ती हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट जो है वो डायरेक्टली टूथ से अटैच हो जाता है, उसकी कोई मिनिमम थिकनेस ऐड करने की जरूरत नहीं होती। केबल सर्फेस मार्जिन देखें तो केबल सर्फेस हमें पता है अमेलगम में 90 डिग्री का चाहिए होता है, जबकि कॉम्पोजिट में 90 डिग्री से ज़्यादा बेवल रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा फिर यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, उसके अलावा टेक्सचर ऑफ द प्रिपेयर्ड वॉल देखें तो अमेलगम में कहते हैं स्मूदर प्रिपेयर्ड वॉल्स होती हैं, जबकि कॉम्पोजिट में ज़रा रफ ही रखनी होती हैं, ताकि आपका वो एचेंट भी एक तरीके से रफ करता है आपकी वॉल को आके, ताकि आपका रिजन बॉन्डिंग जो है वो आपके टूथ के साथ अटैच हो सके। कटिंग इंस्ट्रूमेंट बर्ड्स हैं, बर्ड्स और डायमंड बर्ड्स दोनों यूज़ हो सकते हैं कॉम्पोजिट में। प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म अमेलगम में कन्वर्जन से मिलती है, जबकि इसके अंदर आपको किसी किस्म की रिटेंशन देने की जरूरत नहीं होती, सिंपली रफनेस और बॉन्डिंग से ही आपकी प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म मिल जाती थी। सेकेंडरी रिटेंशन फॉर्म जो है यहाँ पे ग्रूव, स्लॉट्स और पिन से मिलती है, और यहाँ पे किस चीज़ से मिल रही है, कॉम्पोजिट में बॉन्डिंग से ही सेकेंडरी रिटेंशन फॉर्म भी मिलती है, और फर्दर अगर बहुत कोई लार्ज रेस्टोरेशन है तो हम ग्रूव कॉम्पोजिट में देते हैं। रेजिस्टेंस फॉर्म के लिए अंदर कहते हैं आपके हॉरिजॉन्टल फ्लोर्स, राउंडेड एंगल्स, बॉक्स शेप, ये सब चीज़ें जो है आपके टूथ को रेजिस्ट करवाती हैं, जबकि स्मॉलर प्रिपरेशन के अंदर कहते हैं कुछ भी आपको एडिशनल रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं देनी पड़ती। लार्जर प्रिपरेशन के अंदर आपको यही चीज़ें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल फ्लोर्स, रफ एंड एंगल्स वगैरह, सॉरी राउंडेड एंगल्स वगैरह सारी बातें आ जाती हैं। बेस जो है अमेलगम में अप्लाई करना ज़रूरी होती है अगर 2 mm से कम आपका रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस रह गया हुआ है, क्योंकि अमेलगम जो था वो कंडक्टर था हीट का, तो ताकि वो जो हीट है वो आपके पल्प तक ना जाए, तो बेस अप्लाई करना अमेलगम में ज़रूरी है, जबकि कॉम्पोजिट में नहीं नीडेड होती। लाइनर तो आपने अप्लाई करना ही करना है दोनों चीज़ों में, कॉम्पोजिट में भी और आपने अमेलगम में भी, अगर आपकी 0.5 mm से कम रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस रह गई है, ठीक है, तो लाइनर तभी अप्लाई होता था। और जब अगर पल्प एक्सपोज हो जाता है तो भी आपने लाइनर अप्लाई करना होता है। अगर लाइनर अप्लाई किया है तो आपने बेस ऊपर डालनी ही डालनी होगी, बेशक चाहे कॉम्पोजिट हो या अमेलगम हो। उसके अलावा आ जाता है डीसेंसिटाइजर। डीसेंसिटाइजर क्या काम करता है भी हम नीचे देखेंगे डिटेल में, लेकिन डीसेंसिटाइजर जो है वो आपकी डेंटिन को एक तरीके से डीसेंसिटाइज कर देता था ताकि वहाँ पे आपकी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड जो है वो फ्लो ना करे, और जब फ्लूइड वहाँ पे फ्लो नहीं करेगा तो पल्प तक सिग्नल नहीं जाएगा। तो कौन कौन सा अमेलगम में डीसेंसिटाइजर यूज़ होता है, 5% ग्लूटर एल्डिहाइड या 35% हीमा यूज़ हो सकता है। और कॉम्पोजिट में कहते हैं हम अपनी सीलर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे रिजन बॉन्डिंग एडेसिव जब अप्लाई कर देते हैं तो आपको कोई डीसेंसिटाइजर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जो सीलर होता है वही आपके जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी मूवमेंट वगैरह को स्टॉप करवा देता है। अब बस हमारी एक दो चीज़ें रह गई नहीं है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली बातें सारी खत्म हो चुकी नहीं है। टनल टूथ प्रेपरेशन क्या होती है? टनल टूथ प्रेपरेशन सिंपली ये होती है, अगर आपकी एक्लूजल सर्फेस पे भी कोई केरीज हैं और प्रॉक्सिमल सर्फेस पे भी कोई केरीज हैं, तो आपने उन दोनों सर्फेसिस को इन्वॉल्व करना है, लेकिन अपनी मार्जिनल रिज को प्रिजर्व रखते रखते, यानी कि जो आपकी मार्जिनल रिज है उसको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक्लूजली आते हुए अपनी प्रॉक्सिमल जो केरीज होंगी उनको भी रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से मतलब एक टनल बना लेंगे इंटरनली, और आपकी मार्जिनल रिज जो है वो कंजर्व रह जाएगी। अभी कहते हैं इसको करने के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप मार्जिनल रिज को रिमूव ही नहीं करेंगे तो आपकी एक्सेस और विजिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपकी कंप्लीट एक्सकवेशन ऑफ केरीज लीजन पॉसिबल नहीं हो पाता, और कहते हैं जो आपने मार्जिनल रिज प्रिजर्व की भी थी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्वेश्चनेबल रहती है, क्योंकि उसने नीचे से आपने सारा डेंटिन अगर रिमूव कर दिया है तो ऊपर का अमेलगम हमें पता है अनसपोर्टेड होता है, वो ब्रेक कर जाएगा। फिर आ जाता है एडहेसिव अमेलगम रेस्टोरेशन। ये सिंपल कुछ भी नहीं है, हमें पता है कॉम्पोजिट में तो नीचे एडहेसिव लगाना होता ही होता है, क्योंकि उससे उसकी रिटेंशन आती है। अमेलगम की रिटेंशन वैसे ही आ जाती थी जब हम उसकी प्रेपरेशन बॉल्स बनाते थे, लेकिन कहते हैं कुछ लोग कुछ जो है अभी शुरू हुआ है कि आप कुछ मैकेनिकली भी अमेलगम को बॉन्ड कर सकते हैं टू द टूथ स्ट्रक्चर, और इससे क्या होता है, इससे कहते हैं आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो आपका रिमेनिंग वीकेंड टूथ रह गया हुआ है उसको आप रिमूव नहीं करते, बल्कि वहाँ पे आप एक बॉन्डिंग एजेंट लगा लेते हैं जो कि आपके अमेलगम के साथ बॉन्ड करेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये जो बॉन्डिंग एजेंट आप लगाते हैं, कहते हैं उसके ऊपर आप अपना अमेलगम डालते हैं, अमेलगम को बॉन्डिंग एजेंट के ऊपर कंडेंस करते हैं बिफोर पॉलीमराइजेशन, और जब वो मैकेनिकली अपने उस बॉन्डिंग एजेंट के साथ बॉन्ड कर जाता है तो वो आपके टूथ के साथ भी अमेलगम जो है वो एक तरीके से बेहतर बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो वैसे इतनी को खास ये इसमें फिर नीचे आके ही बात करने लग जाते हैं, इसकी कोई यूजेज अभी तक इतना ज़्यादा शुरू नहीं हुआ तो इसको इतना हम सपोर्ट नहीं करते। लास्ट में आता है प्रिपरेशन ट्रीटमेंट टू एनहांस रेस्टोरेशन। आप अपनी जब आपने रेस्टोरेशन पूरी अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर ली तो उसके ऊपर आप डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं, क्लोरहेक्सिडीन की सोल्यूशन। उससे क्या होता है, उससे फर्दर नीचे केरीज डेवलप होने का जो चांस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आपने डिसइंफेक्टेंट डाल दिया तो सारे बैक्टीरिया को रिमूव करा देता है। उसके अलावा फिर आपने डिसेंसिटाइजेशन करनी होती है, ये मैंने भी आपको बताया था। डिसेंसिटाइजेशन क्या करती थी कि आपकी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड की मूवमेंट को लिमिट कर देती है। जब फ्लूइड नहीं मूव होगा तो नीचे से आपकी पल्प को इरिटेशन नहीं होगी। ये किस किस तरीके से कर सकते हैं, कोई 5% ग्लूटर एल्डिहाइड सोल्यूशन या 35% हीमा सोल्यूशन से आप कर सकते हैं। अच्छा,
और ये मेनली आपको कब करना होता है, मेनली आप ये अमेलगम रेस्टोरेशन के अंदर ही कर ले होते हैं। लास्ट में आ जाता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन क्या है? स्टेबलाइजेशन सिंपली जैसे हमने ऊपर प्रिपरेशन की थी अपनी वॉल्स की, उसी को हम स्टेबलाइजेशन भी कह रहे हैं कि आपने कॉम्पोजिट की इन्वॉल्वमेंट से पहले, कॉम्पोजिट प्लेस करने से पहले आपने वहाँ पे एक एचेंट प्लेस करना होता है जो कि आपकी सर्फेस को डीमिनरलाइज करता है, जिसके पास जाके आपका रिजन बेस एडहेसिव ऐड होता है, जिसके ऊपर रिजन बेस एडहेसिव ऐड होता है और एक हाइब्रिड लेयर फॉर्म करता है। इसको हम सिंपली स्टेबलाइजेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फर्दर कहते हैं कि आपका जो बॉन्ड होता है विद द डेंटीन, इनेमल के साथ तो आपका कॉम्पोजिट का बॉन्ड बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन डेंटीन के साथ ओवर टाइम आपके कॉम्पोजिट का जो बॉन्ड है वो डिटोरिएट होने लग जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो आपकी हाइब्रिड लेयर फॉर्म होती है रिजन बेस की आपकी डेंटीन के साथ, उसकी विद टाइम हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाती है, इसलिए वो बॉन्ड वीक हो जाता है डेंटीन के साथ। दूसरा क्या होता है, हमें पता है हमारे डेंटीन में कोलेजन कंपोनेंट के साथ आपका जो एडहेसिव था वो जाके ऐड हो रहा था, ठीक है। वो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, कोलेजन एक्सपोज होता है जिसके साथ आपका ये रिजन बेस जो है वो जाके ऐड होता है। तो उस कोलेजन के अंदर कुछ प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन एंजाइम्स होते हैं जो कि आके आपकी इस हाइब्रिड लेयर को फर्दर डिग्रेड करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेंटीन के साथ जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी हमने क्लोरहेक्सिडीन यूज़ करनी है और हीमा यूज़ करनी है। क्लोरहेक्सिडीन क्या करेगी, ये जो कॉलेजिनेटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे थे जो कि आपकी हाइब्रिड लेयर को क्या कर रहे थे, डिस्टेलाइज कर रहे थे, उसको जाके वो वीकेंड कर देते हैं। और दूसरा हीमा क्या करती है, हीमा भी ऑलमोस्ट ये काम करेगी। हीमा या तो आपकी जो डेंटिनल टिब्यूल्स होंगी, अच्छा हीमा भी यही काम करती है। हीमा एक तो हमें पता है इंक्लूड कर देती थी डेंटिनल टिब्यूल्स को, जो कि हमने अभी पढ़ा है डीसेंसिटाइजर के अंदर। दूसरा क्या करती है हीमा, कि आपकी क्रॉस लिंकिंग करा देती है आपकी एसिड एक्सपोज इंटरट्यूबुलर कोलेजन की, जो कि फ्यूचर में क्या कर रही थी, आपकी प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन करवा रही थी, ठीक है। तो जो भी आपकी कोलेजन आपकी प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन करवा रही थी आपके रिजन की, आपकी हाइब्रिड लेयर की, उसकी क्रॉस लिंकिंग कर देती है ताकि वो आपकी फर्दर क्या ना कर सके, डैमेज ना प्रोवाइड कर सके। और दूसरा कहते हैं जो नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स होती हैं जो कि फर्दर डिग्रेड ही कर रही थी आपकी कोलेजन को, उसकी भी क्रॉस लिंकिंग और उसको इनएक्टिवेट कर देती है। तो सिंपली स्टेबलाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ताकि आपका डेंटीन के साथ बॉन्ड ज़्यादा टाइम तक चल सके आपके कॉम्पोजिट का, उनको हम स्टेबलाइज करें एक तरीके से, सारे जितने भी आपके एंजाइम्स थे उनको डीएक्टिवेट करके, ताकि आपके रिजन की जो डिग्रेडेशन करा रहे थे उसको हम बंद कर सकें, ठीक है। वैसे ये इतने खास जैसे लास्ट 3 टॉपिक्स नहीं थे। मेन जो है ना इसके अंदर लास्ट जो पढ़ने वाली चीज़ है वो आपका टेबल है, जहाँ पे हमने अपना टॉपिक जो है इसका फिनिश किया प्रिपरेशन का।